हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया? चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड लेक्चर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, है ना। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, और फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको कुछ हिस्ट्री की बातें बताई जो कि लाइफ से रिलेटेड थी, ओके। और कुछ पॉइंट्स पे हमने डिस्कशन करा कि उस पॉइंट पर कि अगर कहीं भी लाइफ है तो उसकी कुछ पैरामीटर्स होनी चाहिए, और उस पैरामीटर्स के तहत मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट यानी कि ग्रोथ के बारे में बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया था कि अगर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं और उस पॉइंट्स में अगर ग्रोथ है तो क्या वो लिविंग बॉडी की डिफाइनिंग फीचर हो सकती है क्या। तो उस पूरे लेक्चर में ये पता चला कि नहीं, ग्रोथ जो होता है वो लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग चीज़ों में भी होती है। तो ग्रोथ कभी भी हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता है। उसी लेक्चर में मैंने एक आपसे क्वेश्चंस भी पूछा था कि अगर हम ग्रोथ देखते हैं, चूंकि ग्रोथ दोनों में है, लिविंग में और नॉन लिविंग में, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हमारे होने चाहिए कि जिनको मैं क्लियर करके आपके सामने रख सकूं, या आप ये जान सको कि अगर ग्रोथ नॉन लिविंग में हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, अगर ग्रोथ नॉन लिविंग में हो रही है तो उसे क्या कहेंगे। आज उस चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूं कि ग्रोथ इन लिविंग जब होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं इंट्यूसिसेप्शंस। ये आपका ग्रोथ है किस चीज़ का, लिविंग का, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है विथ इन रिसीव, जो चीज़ों को रिसीव करके उसको हमारे बॉडी में मैकेनिज्म के अंदर लेकर के जो चीज़ें जाती हैं। तो ग्रोथ इन लिविंग जो हुआ आपका हो गया इंट्यूसिसेप्शंस, जो कि विथ इन रिसीव कहा जाता है। इस लेक्चर में हम लोग जो सीरीज चल रहा है इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, और वो जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, हमारे फंडामेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड है, और उन चीज़ों को जानना हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम लोग डेथ के बारे में बात करेंगे कि अगर हर एक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन होती है तो उस लाइफ स्पैन जब ख़त्म हो रहा है, यानी कि जो डेथ वाली जो टर्म आती है, तो डेथ को भी क्या हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर उन्हें क्लासीफाई कर रहे हैं तो कौन सा मोड जो है वो किसी पर्टिकुलर इंसान को, किसी ऑर्गेनिजम्स को वो डेथ सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज करता है। कुछ ऐसे भी संभावना होंगे कि इंसान अनकॉन्शियस मोड में है और वो हो सकता है कि वो वापस कॉन्शियस मोड में आ जाए। तो उन सब चीज़ के बारे में भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग का लेक्चर 2 है, और इस लेक्चर 2 में हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि क्या ग्रोथ ही सिर्फ एक ऐसा डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, या इसके भी कुछ साथी होंगे। जय बिडू बना देंगे हम लोग, ठीक है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो अगर ग्रोथ हमारा नॉन डिफाइनिंग फीचर है तो वो हो गया हमारा जय। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि बीड़ू को भी ढूंढ के ला के रख दें कि ये जय बीड़ू जो होंगे वो शोले की जान थे। उसी तरह से ग्रोथ और जो अगर आप रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, क्या ये दोनों जो नॉन डिफाइनिंग फीचर है ये हो सकते हैं क्या, उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट जो डिफाइनिंग फीचर है हमारी वो है रिप्रोडक्शन। क्या है ये रिप्रोडक्शन, इसके बारे में जानते हैं। अगर आप देखो तो हमारे बॉडी में जितने भी इम्पॉर्टेंट सिस्टम हैं, all the important system which present inside our body, they all are very very important, but a part of them
रिप्रोडक्शन इज नॉट मच मोर इसेंशियल, ताकि हम लोग की जो लाइफ कॉन्टिन्यूटी चल रही है उसमें इसका योगदान है। अगर देखा जाए कि अगर ये ना वर्क करे तो हम लोग सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। कहने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन के अलावा सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, रिस्पायरेशन है, ये इन सब सिस्टम का हमारे बॉडी में अच्छे तरीके से चलना ये हमारे लिए प्राइमरी इम्पोर्टेंस में आता है। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो इससे सर्वाइवल पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप जिंदा रहोगे, है ना। तो ये रिप्रोडक्शन जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है टू मेंटेन द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है, इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है, एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। आ गई बात समझ में। तो इन रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें लिविंग और नॉन लिविंग में, तो बेसिकली हम ये देख लेते हैं कि पूरी दुनिया में जो ऑर्गेनिज्म जो क्लासिफाई किए गए हैं उनमें रिप्रोडक्शन या तो क्या होगा, या तो एसेक्सुअल होगा, नहीं तो फिर क्या होंगे, सेक्सुअल होंगे। और कहीं ना कहीं इन सब में सेल भी क्या होंगे, सेल भी डिवाइड करेंगे। अगर एसेक्सुअल है तो वो भी सेल डिवाइड होकर न्यू बना रहा है, अगर वो सेक्सुअल है तो वो भी चीज़ें को डिवाइड करके न्यू बना दे रहा है। यानी कि दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहे हैं। सेल डिवीजन हम लोग कितने तरह के पढ़ेंगे, ये हमारा है माइटोसिस और ये है मियोसिस। मतलब सेल डिवीजन हमें अभी यहाँ दो तरह के पढ़ेंगे, एक हुआ माइटोसिस, एक मियोसिस, ठीक है। वन इज अ इक्वेशनल डिवीजन एंड सेकेंड इज द रिडक्शनल डिवीजन। यानी कि गैमिट के इन्वॉल्वमेंट में, डिवीजन में, फॉर्मेशन में, है ना, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि स्पर्म फॉर्मेशन हुआ, ओवा फॉर्मेशन हुआ, तो उनके नंबर जो होते हैं वो रिडक्ट किए जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मियोसिस, है ना। नॉन रिप्रोडक्टिव चीज़ें जो होती हैं वो डेवलप होती हैं माइटोसिस से। यानी कि रिप्रोडक्शन दो तरह के, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, और दोनों में कॉमन सी चीज़ें हैं कि उनमें सेल डिवाइड हो रहा है। और सेल अभी हम लोग माइटोसिस और मियोसिस पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने बताया कि ये बॉडी के जो नॉन रिप्रोडक्टिव हैं वो कंट्रोल होते हैं माइटोसिस से। अ पार्ट ऑफ दिस मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट। ओके, तो ये जो होते हैं वो 2n से क्या बनाएंगे, 2n ही बनाएंगे, और ये जो हैं n से n बनाए, यानी कि गैमेट बनते चला जा रहा है। ये चीज़ें जो हैं वो गैमेट आपकी बनती चली जा रही हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो आप, तो जितने भी यूनिसेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, दे रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल। Entire organisms can reproduce by asexually and sexually। तो आप भी कहोगे कि सर इतना जब आप बोल रहे हो कि हर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल से, तब रिप्रोडक्शन क्या हो सकती है, हमारी डिफाइनिंग प्रोसेस हो सकती है। तो रिप्रोडक्शन को आज हम नॉन लिविंग में लेकर के नहीं जाएंगे, ये नॉन लिविंग में नहीं जाएगा, ये आज लिविंग में ही रहेगा, और ये अपने ही कैटेगरी में ये आज मात खाने वाला है। क्यों ऐसा? क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं विच नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, लाइक वर्कर बी। ये कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं। एस्ट्राइल, ये ह्यूमन, ये भी कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, चाहे कारण कुछ भी हो, जेनेटिक डिसऑर्डर हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो। एंड दोज हु आर नॉट कॉल्ड द स्पीसीज, नॉट
so called species which is mule which is not able to reproduce। अब रिप्रोडक्शन का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के मैच से हुआ है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि कौन से ऐसे दो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके वजह से म्यूल का फॉर्मेशन हुआ, और म्यूल का क्या कारण है कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है ना, कि वो रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मियोसिस भी देखोगे ना तो एट लास्ट ऑफ द डे ये भी आपका 2n/2n आने वाला है ना। कहने का मतलब कि अगर 46 हैं तो ही वो क्या जाएंगे, 23 जाएंगे। 46 है तभी वो क्या जाएंगे, 23 जाएंगे, है ना। अगर इफ समवन हैव 61 क्रोमोसोम्स तो 61 क्रोमोसोम फिर आएंगे कैसे, है ना। तो आप हमें ये कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि म्यूल के पेरेंट्स कौन है, उनकी क्रोमोसोम क्या है, और म्यूल की क्रोमोसोम क्या है जिसके वजह से कभी भी 2n बाई, है ना, ये चीज़ें नहीं होती हैं, है ना। तो ये प्रोसेस है हमारा। तो देयर आर सम ऑर्गेनिज्म लाइक द वर्कर बी, स्टेराइल ह्यूमन, नॉट सो कॉल्ड म्यूल, है ना। ये जेनेटिक्स की चीज़ें हैं, अ काइंड ऑफ। अगर आप 9th क्लास को याद कर लो तो हेनी जेनी, है ना, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी थी। सो दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन अपने ही फॉर्म में कुछ ऐसे कैटेगरी है जहाँ से वो रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता। सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर not able to classify life. Growth and reproduction not able to explain लिविंग थिंग्स। क्योंकि हमने क्या देखा कि ग्रोथ जो होता है वो भी नॉन लिविंग थिंग्स में होते हैं, और रिप्रोडक्शन तो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स में ही सभी जगह एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। तो इनको हम लोग डिफाइनिंग फीचर बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया कि दो तरह के चीज़ें आ गई, देन ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन। अब वैसे फीचर्स के बाद चलते हैं, या वैसे फीचर्स के पास चलते हैं जो कभी कभी हमें क्या करते हैं, वो कंफ्यूज करते हैं। जैसे नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिज्म। क्या होता है ये मेटाबॉलिज्म? नाम सुनते हैं बार बार, है ना, मेटाबॉलिज्म। लेकिन ये होते क्या है मेटाबॉलिज्म? तो इनको कहते हैं हम लोग सम टोटल केमिकल रिएक्शन, some total chemical reaction in our body, in our body भी कर सकते हैं, है ना। some total of chemical reaction आपका हुआ मेटाबॉलिज्म। ये हमारे बॉडी में भी हो सकते हैं और आउटसाइड भी हो सकता है। तो आउटसाइड मतलब अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखिए, हम नॉन लिविंग थिंग नहीं लिख रहे हैं, अदर लिविंग थिंग्स, इसे कहते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म। ह्यूमन बॉडी में देयर इज अबाउट 5000 or more than 5000 metabolism occurs inside our body. Respiration, तो रिस्पायरेशन क्या है? फोटोसिंथेसिस, ये क्या है?
फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, ये चीज़ें क्या हैं, एक्सक्रीशन, ये चीज़ें क्या हैं, ये सारा तो हमारा क्या है, मेटाबॉलिज्म ही तो है। सो द मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल केमिकल रिएक्शंस, चाहे वो हमारे बॉडी में हो चाहे आउटसाइड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, तो उन्हें हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ह्यूमन की बॉडी में नियर अबाउट 5000 मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज जो है वो कंडक्ट होते रहती हैं, जिसमें आप फॉर एग्जांपल में रिस्पायरेशन भी देख लो, फोटोसिंथेसिस, कहीं ना कहीं सारे में कुछ चेंजेस होते चले जा रहे हैं, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में जाए, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चला जाए, वो सब हमारा क्या है, मेटाबॉलिज्म में ही आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लेकर के बात करते हैं, लेट अस एग्जाम्पल से हम चीज़ों को समझते हैं, तो एग्जाम्पल से ही समझेंगे इस चीज़ों को। सपोज हमने आपको बताया कि रिस्पायरेशन हमें एक एनर्जी खाने से नहीं आती है, हमें एनर्जी उस फूड के ब्रेकडाउन से आती है। C6H12O6 फॉर्मूला किस चीज़ का है, सारे बच्चे जानते हैं, ग्लूकोज, ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। नाउ जब ऑक्सीजन आकर के इनके ऊपर अटैक करती है तो हमें पता है कि ये पाइरुवेट में टूट जाते हैं, C3H6O3, C3H6O3। अ पार्ट ऑफ दिस सीन two more important thing also formed, जिसमें ATP आया और CO2 आया। अब आपको तय करना है कि ATP हमारे लिए ज़रूरी है या कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। ATP हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, तो ये हमारे लिए क्या है, बिल्डिंग है। मतलब कि मेटाबॉलिज्म को हम लोग तोड़ते हैं किस, एक हुआ आपका एनाबॉलिज्म, एक हुआ आपका कैटाबॉलिज्म। तो एनर्जी को हमने यूज करा, ये आपके बिल्डिंग में काम आए, तो इनको कह देंगे एनाबॉलिज्म। कार्बन डाइऑक्साइड आप इसको रख करके करोगे क्या, ये तो इसको बोल देंगे कैटाबॉलिज्म। एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है लाइक विट्रो, कि विट्रो में जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं क्या उनको मेटाबॉलिज्म हम कहेंगे। तो एनसीईआरटी ने ही लाइन में लिख रखा है कि इधर लिविंग और नॉन लिविंग। तो एनसीईआरटी उस मेटाबॉलिज्म को भी जय बीरू के साथ लाते लाते हाथ छूट गया उनको, नहीं तो मेटाबॉलिज्म भी उसी में आ जाता, लेकिन थोड़ी ये दूरी पे ही रह गए। तो इसीलिए अगर डिफाइनिंग फीचर में कभी भी क्वेश्चन बनता है तो उसमें अगर ग्रोथ आ जाए, मेटाबॉलिज्म आ जाए, कॉन्शियसनेस आ जाए, ऑल ऑफ द एबव आ जाए, तो हम लोग कॉन्शियसनेस पे टिक लगाते हैं, मेटाबॉलिज्म में टिक नहीं लगाते हैं, जबकि इसका कोई एक्सेप्शंस नहीं है। बट स्टिल मेटाबॉलिज्म इज नॉट 100%, क्योंकि कॉन्शियसनेस में टिक लगाते हैं, हर जगह कॉन्शियसनेस दिया हुआ है, आप देख सकते हो। सो है ना, तो ये मेटाबॉलिज्म है हमारा, आप इसको फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। तो somehow reproduction is not a defining feature. Metabolism 99.99% is defining feature of living organism. 0.1% जो है वो हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे कि वो 0.1% क्या है जिसके वजह से मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस रहते हैं, तो भी हम लोग टिक किस पे लगाते हैं, कॉन्शियसनेस में। Now the second lecture is over. Stay tuned for the third lecture in which I will explain why 99.99% metabolism is a defining feature, but rest 0.1% they are not defining. Okay, thank you, stay tuned.